हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और स्टेटमेंट फिर से लिखना है, रीराइट करना है, मतलब फिर से लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, अ कंपनी कैन नॉट इशू डैश विदाउट वोटिंग राइट्स। तो कंपनी बिना वोटिंग राइट्स के क्या इशू नहीं कर सकती है? कंपनी कैन नॉट इशू with voting rights, a company not without, with voting rights, a company cannot issue with voting rights। voting rights के साथ वो क्या इशू नहीं कर सकती है? तो वो डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती है। वोटिंग राइट्स के साथ कंपनी इक्विटी शेयर्स को हम सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, कंपनी के सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर्स है, ये वोटिंग राइट्स के साथ में इशू किया जाता है, लेकिन डिबेंचर्स इशू नहीं किया जाता है वोटिंग राइट्स के साथ। तो वोटिंग राइट के साथ डिबेंचर इशू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स। And then second, a company can issue dash convertible debentures। तो कंपनी कैन इशू, कंपनी है ना ओनली पार्टली, ओनली फुल्ली, तो ऐसा नहीं है। कंपनी दोनों भी बोथ टाइप के कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है ना वो इशू कर सकती है, मतलब जिसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्टली और फुल्ली दोनों भी वो कर सकती है। तो यहाँ पर अ कंपनी कैन इशू पार्टली और फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। Then third, money from dash account is used for redemption of debentures। तो money from कौन सा अकाउंट? तो यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाता है रिडम्पशन के लिए, डिबेंचर्स रिडम्पशन के लिए। तो यहाँ पे मनी फ्रॉम डिबेंचर रिडम्पशन, DRR जिसे बोलते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ वन, डैश प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स के वेलफेयर के लिए कौन काम करता है? उनके जो राइट्स वगैरह है उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो डिबेंचर ट्रस्टीज करते हैं। तो यहाँ पर है ना जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिबेंचर ट्रस्टीज। तो हमें लिखना होगा फोर्थ आंसर जो होगा वो डिबेंचर ट्रस्टीज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। नाउ फिफ्थ वन, सिक्योर डिबेंचर्स must be redeemed within dash from the date of its issue। तो सिक्योर डिबेंचर्स को है ना 10 साल के अंदर, विदिन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इसे है ना रिडीम करना पड़ता है, मतलब रीपेमेंट करना पड़ता है। रिडीम करना मतलब रीपेमेंट करना कंपल्सरी होता है। नाउ सिक्स्थ वन, अ कंपनी इशूइंग डैश डिबेंचर मस्ट क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी इशू करती है कौन से टाइप के डिबेंचर्स जिसमें कि उसको है ना जो कंपनी के एसेट्स है वो गिरवी, मतलब एक तरीके से गिरवी रखना ही हो गया ना, कि कंपनी सिक्योरिटी के तौर पे है ना दिखाती है डिबेंचर होल्डर्स को। तो वो कौन से डिबेंचर्स होते हैं? तो सिक्योर डिबेंचर्स। तो यहाँ पे सिक्योर्ड वर्ड आएगा कि अ कंपनी इशूइंग सिक्योर डिबेंचर मस्ट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर कि डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन डैश ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक बार जब डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाते हैं, अलॉट कर दिए जाते हैं स्पेसिफिक डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसके कितने महीने के अंदर? तो उसके 6 मंथ्स के अंदर, उसके 6 मंथ्स के अंदर, जिसे 6 मंथ्स के अंदर यहाँ पर ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो इशू करना कंपल्सरी होता है, 6 महीने के अंदर अंदर। No, the details of the allotment of debentures must be entered in dash। तो जो अलॉटमेंट डिबेंचर्स का डिटेल्स है वो कहाँ पे एंटर्ड होगा अलॉटमेंट के बाद में? तो वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में वो एंटर करना होगा पूरा रिकॉर्ड। नाउ नाइन्थ वन, अ कंपनी विच इशूज प्रोस्पेक्टस। जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और इनवाइट्स मोर देन 500 पर्सन्स, 500 से ज्यादा पर्सन्स को इन्वाइट करती है टू बाय इट्स डिबेंचर्स, अपने डिबेंचर्स बाय करने के लिए, हैज टू अपॉइंट, उन्हें किसे अपॉइंट करना होता है? तो कंपल्सरीली जब मोर देन 500 होता है तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना होता है। देन 10th वन, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टीज ऑफ कंपनीज इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टीज। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। उसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोला जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जो कंपनी के बीच में और है ना ट्रस्टीज के बीच में होता है ना।
Procedure for allotment of debenture should be completed within dash from the date of receipt of applications। तो इसका जो प्रोसीजर है अलॉटमेंट का वो कंप्लीट करके लेना जरूरी हो जाता है 60 दिन के अंदर अंदर, विदिन 60 डेज उसे कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब 2 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर 2 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर 60 डेज के अंदर उसको प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है अलॉटमेंट के प्रोसीजर को। एक बार एप्लीकेशन रिसीव हो गए तो उसके 2 मंथ्स के अंदर। नाउ मैच द फॉलोइंग, मैच द पेयर। तो यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज, तो डिबेंचर ट्रस्टी है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हम देखेंगे कि जो 7th ऑप्शन है उसमें है प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो मतलब ए के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रुप बी में से वो है 7, तो ए का 7 हुआ। देन डिबेंचर होल्डर्स को लेकर अगर हम बात करें तो नो वोटिंग राइट्स आएगा। तो यहाँ पर 5th वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट, मतलब ग्रुप में से आपको सिलेक्ट करना है तो करेक्ट है कि नो वोटिंग राइट्स, तो डिबेंचर होल्डर्स नो वोटिंग राइट्स। और चार्ज ऑन एसेट्स तो यहाँ पर सिक्योर डिबेंचर्स के लिए होता है, तो सिक्योर कहाँ पर है, सिक्योर, हाँ, तो 3rd वाला यहाँ है, तो यहाँ पे सिक्योर डिबेंचर्स में है ना चार्ज होता है, तो हम सिक्योर डिबेंचर्स मतलब चार्ज ऑन एसेट्स, तो सी का जो ऑप्शन है करेक्ट वो 3rd वन है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको पावर होता है इशू करने का डिबेंचर्स, पावर टू इशू डिबेंचर्स। एंड देन द डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो इशूड विदिन 6 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, 6 महीने के अंदर, अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर है ना इशू करना इसे मस्ट होता है। एक बार अलॉटमेंट हो गया तो 6 महीने के अंदर है ना डिबेंचर सर्टिफिकेट को इशू करना पड़ता है। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कि ये नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट्स हमको देना है, करेक्ट सब्सटीट्यूट करेक्ट वर्ड हमको बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन नीडेड टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इशू करने के लिए कौन से रेजोल्यूशंस बुलानी पड़ती है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन बुलानी पड़ती है। नाउ सेकेंड वन, अकाउंट टू बी क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए कौन सा अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाता है। देन इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड बाय कंपनी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उनके फायदे के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कौन काम करता है, तो डिबेंचर ट्रस्टीज। और डिबेंचर ट्रस्टीज कब अपॉइंट करना कंपल्सरी हो जाता है, जब मोर देन 500 लोगों को जब कंपनी डिबेंचर है वो इशू करती है। नाउ पीरियड विद इन विच सिक्योर डिबेंचर्स शुड बी रिडीम। तो सिक्योर डिबेंचर्स को 10 साल के अंदर अंदर विद इन 10 ईयर्स उनको रिडीम करना होता है। देन टाइप ऑफ डिबेंचर्स ऑन विच कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स। तो चार्ज ऑन इट्स एसेट्स ये तो सिक्योर डिबेंचर्स के अंडर में होता है, चार्ज ऑन इट्स एसेट्स सिक्योर डिबेंचर्स। देन 6th वन, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स terms and conditions agreed upon by the company and the debenture trustees, तो उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड, उसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। नाउ टाइम पीरियड विद इन विच द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो उसे 60 डेज के अंदर, मतलब टाइम पीरियड विद इन मतलब 60 डेज के अंदर ये जो प्रोसीजर है अलॉटमेंट का वो कंप्लीट करना होता है। एक बार जब है ना एप्लीकेशंस रिसीव हो गई तो उसके 60 दिन के अंदर फिर कंप्लीट करना होता है अलॉटमेंट का प्रोसीजर भी। नाउ पीरियड विद इन विच डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय अ कंपनी। तो कंपनी को है ना डिबेंचर सर्टिफिकेट है ना 6 महीने के अंदर, अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स फ्रॉम द अलॉटमेंट, 6 महीने के अंदर है ना उसे इशू करनी पड़ती है डिबेंचर सर्टिफिकेट। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एक बार बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि भाई किस किस को डिबेंचर्स मिल गए हैं, तो उनको जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो भी 6 महीने के अंदर प्रोड्यूस करनी होती है, कंपनी को देनी होती है। Then institution which redresses grievances
ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स की अगर कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है, उनकी कोई उनके साथ कोई जाति हो रही है, तो वो कहाँ पे है ना अप्रोच करेंगे, किसको अपनी एक तरीके से है ना अपनी प्रॉब्लम है वो सामने रखेंगे, किसके, तो वो है डिबेंचर ट्रस्टीज। जो डिबेंचर ट्रस्टीज है वो लिंक होते हैं कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर के बीच में, और वो डिबेंचर होल्डर के लिए काम करते हैं एक तरीके से फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑथोरिटी विच हैज पावर टू इश्यू डिबेंचर्स। इशू करने के लिए, डिबेंचर्स इशू करने का पावर किसके पास होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। नाउ नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, तो ये सही बात है, ट्रू। जो पहला सबसे पहला कंप्लीट द स्टेटमेंट था उसमें भी सबसे पहले यही था। देन कंपनी कैन नॉट इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो ये तो गलत है, फॉल्स। कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड टू इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन बुलानी पड़ती है, तो ये सही बात है, तो इसके लिए लिखना है ट्रू। देन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट, हाँ उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि डेप्ट, ये डेप्ट मनी होता है, मतलब एक तरीके से ये ना उधार का पैसा होता है, लोन मनी हम बोलते हैं जिसको, तो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है ये, तो ये सही बात है, ट्रू, इनको इंटरेस्ट रिसीव होता है ना। डिबेंचर ट्रस्टीज कैन नॉट अप्रोच एनसीएलटी, एनसीएलटी के पास वो लोग नहीं पहुंच सकते टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, तो ये गलत है, क्योंकि वो एनसीएलटी के पास जाते हैं अगर है ना उनकी कोई दे कैन रीच टू द, दे कैन अप्रोच टू द एनसीएलटी, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, आपको लिखना होगा, क्योंकि वो लोग एनसीएलटी के पास ही पहुंचते हैं। देन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नाउ ऑल सेक्योर्ड डिबेंचर्स शुड बी रिडीम्ड विद इन 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, तो ये फॉल्स है, 20 ईयर्स का नहीं डिबेंचर्स है, सेक्योर्ड डिबेंचर्स 10 ईयर्स के अंदर होता है। देन कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स व्हेन इट इशू सेक्योर्ड डिबेंचर्स, तो ये सही बात है, अगर सेक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो उनको फिर अपनी कंपनी को अपने एसेट्स को अगेंस्ट में दिखाना होगा। Then debenture trustees are appointed to protect the interest of the shareholders, तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए नहीं होता, डिबेंचर ट्रस्टी है वो किसके लिए होता है, डिबेंचर होल्डर के फायदे के लिए, तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है। देन डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इशूड विद इन 6 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके लिए ट्रू लिखना है। देन आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स देयर नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स नहीं, रजिस्टर ऑफ यहाँ पर डिबेंचर्स आता है, तो यहाँ पे हमको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स नहीं, मेंबर्स तो ये तो शेयर्स वाले के लिए होता है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है आपको। फाइंड ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। अभी डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट डिविडेंड, तो ये जो डिविडेंड है ना ये ना मैच नहीं करता भाई इन दोनों को, क्योंकि डिबेंचर होल्डर एंड इंटरेस्ट ये लिंक्ड है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट रिसीव होता है, उनको डिविडेंड रिसीव नहीं होता, डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड ऑड वन आउट है। देन डिबेंचर ट्रस्टीज कोर्ट एनसीएलटी, तो जैसे है ना डिबेंचर ट्रस्टीज है ये है ना इन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ये काम करते हैं, एंड अगर इनकी बात अगर कंपनी फॉलो नहीं करती है, सुनती नहीं है, तो फिर वो एनसीएलटी के पास जाते हैं, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो ये कोर्ट है ना ये सही फिट नहीं होता है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। देन सिक्योर डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, इंडिया में इररिडीमेबल मतलब इररीपेमेंट मतलब रीपेमेंट वापस नहीं होगा, वो वाले कोई डिबेंचर्स इशू नहीं करते हैं, इंडियन लॉ उसे अलाउड नहीं करता, तो ये ऑड वन आउट हो गया। देन डिबेंचर ट्रस्टीज, ट्रस्ट डीड, शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पर है ना डिबेंचर ट्रस्टीज एंड ट्रस्ट डीड ये बिलोंग करते हैं एक दूसरे को, लेकिन शेयर होल्डर नहीं इनमें मैच होता है, तो शेयर होल्डर्स को ऑड वन आउट लिखना होगा मैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो कंप्लीट द सेंटेंस में अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द एसेट्स ऑफ अ कंपनी टू द डिबेंचर ट्रस्टीज इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट, उसे डिबेंचर ट्रस्ट कहा जाता है। डिबेंचर ट्रस्ट लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि है ना मतलब वो देखते हैं कि भी कौन से एसेट्स है ना कंपनी ने है ना वो चार्ज पे रखे हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए, तो वो सब डिबेंचर ट्रस्टीज है वो इसको ध्यान देते हैं, तो डिबेंचर ट्रस्ट में ये मेंशन होता है। नाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स अ कंपनी अपॉइंट्स, कंपनी किसको अपॉइंट करती है, तो डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है। द नेक्स्ट
On receipt of application and money, the procedure of allotment for the debenture should be completed within, पहले भी हम कर चुके हैं 60 days, within 60 days. Now next है authority to create charge on company's asset is the board of directors. कौन होते हैं? तो board of directors होते हैं. And then fifth, secured debenture should be redeemed within 10 years from the date of issue. Date of issue के 10 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए. Then to stop a company from incurring further liabilities, और ज्यादा liabilities increase करने से रोकने वाला काम कौन करेगा? कंपनी को कौन रोकेगा? तो कंपनी की अगर बात, कंपनी अगर डिबेंचर ट्रस्टीज की बात नहीं सुनते तो द डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच, वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं. दे कैन अप्रोच टू एनसीएलटी. हाँ, आप इनिशियल लिख सकते हो एनसीएलटी, आप एनसीएलटी लिख सकते हो इसमें फिलअप में. नाउ a company which issues prospectus or invites more than 500 persons to subscribe for its debentures has to appoint debenture trustees. तो उनको debenture trustees appoint करना पड़ता है. And then 8th one, return on investment on debenture is called interest. उसे क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है. return on investment on debenture is called as interest. Then 9th one, for public issue of debentures of ₹100 crore, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी. कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? अगर है ना पब्लिक इशू होता है 100 करोड़ का, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% ऑफ द इशू का 75% होना चाहिए. देन फॉर पब्लिक इशू और राइट्स इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एज पर सेबी, अ कंपनी मस्ट ऑब्टेन, कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिलनी जरूरी है. इसको क्रिसिल, हमने इसकी क्रेडिट रेटिंग वाली क्रिसिल की ए और क्रिसिल ए बी बी, वो उसको क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि ये है ना क्रेडिट वर्दीनेस, जो कंपनी की कितना मतलब कैपेबल है कंपनी कि वो अगर ये डिबेंचर्स के थ्रू पैसा अगर कलेक्ट कर रही है पब्लिक से, तो वो उनका प्री पेमेंट करने में कितनी सक्षम है, उसको ये चेक करता है. नाउ नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्टीज मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखोगे, नजर घुमाओगे तो ट्रस्ट डीड इसका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे ट्रस्ट डीड आएगा. देन चार्ज ऑन एसेट का मतलब होता है ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स पे चार्ज ऑन एसेट्स, तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स लिखेंगे यहाँ पे. फिर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, तो नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, उसमें नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स मेंशन किया जाता है. देन यहाँ पर डिबेंचर सर्टिफिकेट तो 6 महीने के अंदर अंदर इशूड विद इन 6 months ऑफ द अलॉटमेंट, 6 महीने के अंदर अलॉटमेंट के. देन नो वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स की जब बात आती है तो डिबेंचर होल्डर्स, उसे क्या, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स. नाउ नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आंसर इन 1 सेंटेंस, तो ये भी मैं आप लोगों को पूरा इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ. तो यहाँ पे जो आंसर इन 1 सेंटेंस है इसका एक करके मैंने आंसर्स आप लोगों के लिए नोट डाउन किए हुए, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हु आर डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स कौन है? तो आंसर 1, अ पर्सन होल्डिंग द डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी. बंदा जिसके हाथ में कंपनी का डिबेंचर होता है इज नोन एज डिबेंचर होल्डर, इज नोन एज द डिबेंचर होल्डर. नाउ सेकेंड, व्हाट डू डिबेंचर होल्डर्स रिसीव एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब उनको वो इन्वेस्टमेंट करने पे वापस क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो उनको इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है. तो उसके लिए हम लिखेंगे द डिबेंचर होल्डर्स रिसीव इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो आपका आंसर आना चाहिए रिसीव इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नाउ whom does the company appoint to protect the interest of the debenture holders. तो कंपनी को ये ना 500 से ज़्यादा लोगों को अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो है ना उन्हें ये अपॉइंट करना ही होता है. क्या अपॉइंट करना होता है? तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. तो आंसर नंबर 3, द कंपनी अपॉइंट्स आना चाहिए यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. नाउ फोर्थ वन, विद इन व्हाट पीरियड शुड सेक्योर्ड डिबेंचर्स बी रिडीम. सेक्योर्ड डिबेंचर्स कितने समय के अंदर है ना रिडीम होना चाहिए, मतलब रीपेमेंट होना चाहिए उसका. तो विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years
from the date of issue, a company should redeem the secured debentures. Now, fifth one, name the document which is an agreement between the debenture trustee and company. तो हमें वो डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो है ना डिबेंचर ट्रस्टी एंड कंपनी के बीच में तैयार होता है. तो वो होता है द अग्रीमेंट बिटवीन डिबेंचर ट्रस्टी एंड कंपनी इज कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड. उसे क्या बोला जाता है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट, who was the authority to create, who has the authority to create charge on assets of a company के assets पे charge करने का. तो the board of directors has the authority to create charge on assets of a company. Then seventh, name the meeting in which approval for increasing the borrowing powers of board of directors is passed. तो board of directors के जो borrowing power मतलब उधार में जो लोन लेना उधार लेना वो उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सी मीटिंग बुलानी होती है? तो EGM बुलानी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. तो हमको लिखना होगा कि द अप्रूवल फॉर इंक्रीजिंग द बोरोइंग पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज पास्ड in an extraordinary general meeting, that is EGM. Then within what period should the debenture certificate be issued? तो company has to issue debenture certificate within 6 months of allotment of debentures के allotment के 6 महीने के अंदर. Now, what is the minimum subscription that a company must collect for an issue of debentures of 100 crores? तो यहाँ पे the minimum subscription amount that a company must collect for an issue of debentures of rupees 100 crore in 75% of the issue. मतलब कम से कम 75% इशू का 75% है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. Now 10th one, when should a company should appoint a credit rating agency? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कंपनी कब अपॉइंट करती है? तो यहाँ पर आएगा एज पर सेबी कंपनीज मेकिंग अ पब्लिक इशू. जब कंपनी पब्लिक इशू करती है और राइट इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स करती है, मस्ट बी ऑब्टेन, तो फिर उसे ऑब्टेन करना पड़ता है क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम वन और मोर, एक या एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से उन्हें क्रेडिट रेटिंग लेनी होती है. जैसे हम लोगों ने क्रिसिल का AA वो एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिसिल AA, क्रिसिल BB. तो उनको क्रेडिट मतलब क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट वर्दीनेस है ना अपनी प्रूव करवा के लेती है कि भाई हाँ ये कितने कैपेबल है. अगर ये है ना ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे तो इनका रीपेमेंट करने में कितने सक्षम हुए हैं, तो उसी को चेक करने के लिए किया जाता है. राइट. तो फिर यहाँ पे अभी इसका जो नेक्स्ट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर H हमने कवर अप किया. नेक्स्ट अभी हम I कवर अप करेंगे. करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो इसमें द डिटेल ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं होता, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में मेंशन होता है. तो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यहाँ से हटाकर हमको स्टेटमेंट वापस से लिखना है जिसमें हम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स लिखेंगे. देन सिक्योर डिबेंचर्स मस्ट बी रिडीम्ड विद इन 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. तो विद इन 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स नहीं है, विद इन 10 ईयर्स होता है. तो यहाँ पे 15 के बदले 10 ईयर्स लिखना है. देन अ कंपनी इशूइंग इरिडीमेबल डिबेंचर्स मस्ट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर कंपनी इशूइंग सिक्योर डिबेंचर्स आना चाहिए क्योंकि सिक्योर डिबेंचर्स के लिए चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट करना पड़ता है. मतलब एसेट्स के अगेंस्ट है ना सिक्योर डिबेंचर्स है वो इशू किए जाते हैं. देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स इज डिविडेंड. नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स डिविडेंड नहीं होता, इंटरेस्ट होता है. तो आपको करेक्ट वर्ड है वो इंटरेस्ट लिखना है. देन डिबेंचर ट्रस्टीज redress the grievances of shareholders की जो कंप्लेंट्स है वो लिखते हैं क्या डिबेंचर ट्रस्टीज? वो मेंशन करते हैं क्या, सुनते हैं क्या, हियरिंग करते हैं क्या? नहीं, डिबेंचर होल्डर्स की ग्रीवेंसेस को वो रिकॉर्ड करते हैं, उसको वो है ना सॉर्ट आउट करके देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी कंप्लेंट्स है जो उनको सॉर्ट आउट करके देते हैं. देन डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आर इशूड विद इन 3 months ऑफ द अलॉटमेंट. 3 months नहीं आएगा यहाँ पे, 6 months आना चाहिए. 6 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. आप देख रहे हो कि घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं. तो आप सोचिए अगर आपने अच्छे से सिस्टमेटिकली कर लिया और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको कैसे भी पूछे क्वेश्चन आप आराम से उसका आंसर लिख सकते हो. राइट. तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी आपको. Now, the procedure for allotment of debenture should be completed within 90 days. 90 days नहीं है यहाँ पे, within 60 days आएगा. तो within 60 days from the date of receipt of application आना चाहिए. Then
टू रेट इट्स डिबेंचर्स अ कंपनी अपॉइंट्स अंडरराइटर्स, तो कंपनी है ना किसको अपॉइंट करती है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करती है अंडरराइटर्स टू रेटिंग के लिए, वो किसको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, अंडर राइटिंग के लिए अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे रेट वर्ड आया है तो आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात हो रही है। देन अरेंज इन प्रॉपर, अभी यहाँ पर आपको प्रॉपर उसमें अरेंज करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे आप लोगों ने ना हिस्ट्री में कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने सीखा है सिस्टम से कि पहले कौन आएगा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, देन एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स, देन रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी। तो यहाँ पे सबसे पहले है ना जो करेक्ट ऑर्डर में आएगा वो ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग आएगा, उसके बाद में जो नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए वो आना चाहिए रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी, और बाद में है ना एक बार अलॉटमेंट के बाद है ना ये रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स है वो आता है। तो आपको थर्ड, पहला आएगा ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, सेकंड आएगा रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी एंड देन एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। Now, second, issue debenture certificate, then issue prospectus, then open bank account। तो सबसे पहले आएगा issue prospectus। prospectus कंपनी इशू करेगी, फिर कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करेगी ताकि है ना एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में जमा कर सके एक ही जगह पे डिबेंचर होल्डर्स, मतलब जो एप्लीकेंट्स है वो लोग। देन इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट वो आएगा बाद में। ना hold board meeting for allotment, then issue debenture certificate, then receive application with money। तो यहाँ पे सबसे पहले receive application with money और उसके बाद में है ना बोर्ड मीटिंग, अलॉटमेंट के लिए बोर्ड मीटिंग, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद में ही अलॉटमेंट होगा, याद रखना है कि एप्लीकेशन के बाद में ही अलॉटमेंट आता है। देन इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट और उसके बाद में डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे के सारी एक्सरसाइज यहाँ तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है ना, हमने इस एक्सरसाइज का हमने कवर अप कर लिया है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स एटलीस्ट 1 टाइम 2 टाइम आपको नोट डाउन करने हैं अपने नोटबुक में। अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो करना ही पड़ेगा। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, एंड you yourself like and subscribe. Thank you very much. God bless you all, dear students.